जी, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन। अब सबसे पहले करने जा रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। सिर्फ आप इसको ही कंसीडर कीजिए कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। न्यू कंपनी का बनना बाय टेकिंग ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। मीन्स एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको एक नई कंपनी टेक ओवर कर लेती है तो एक नई कंपनी बन जाती है। जहाँ पर्सन्स जो काम कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनीज में जो पर्सन्स पहले से काम कर रहे हैं, जिस इंटरेस्ट के साथ सेम रहेगा जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं, जो भी ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर, नई कंपनी बनने पर उनका इंटरेस्ट क्या है वो सेम रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस भी सेम रहेगा। और जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तो सारी अंडरटेकिंग जो भी आपका मतलब बिजनेस है, एसेट्स हैं, सारी अंडरटेकिंग, सारी प्रॉपर्टी जो है नई कंपनी को चली जाएगी और उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे वो सेम ही रहेंगे। अब बेसिकली ये होता क्यों है, रिकंस्ट्रक्शन जो है ये अमलगमेशन भी है, ये होता क्यों है। कई बार आपने सुना होगा कि टू गेट द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमीज, ये वर्ड सुना होगा, इकोनॉमिक्स में सुना होगा। तो टू गेट द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमीज मतलब जब हम बात करें कि पहले से कोई कंपनी जब काम कर रही है वो बहुत छोटे स्तर पर कर रही है, लेकिन अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मार्केट में डिमांड जो है वो ज़्यादा है और वो उसे कैप्चर कर सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि या तो फाइनेंस की कमी है या कई बार क्या होता है टेक्निकल एक्सपर्टाइज की कमी है, तो उस वजह से वो क्या करती है, वो दूसरी कंपनी के साथ मिल जाती है। अब ऑब्वियसली बात है ना, एक कंपनी दूसरी को टेक ओवर कर रही है तो कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होगा उसे। तो जो भी म्यूचुअल बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि ये एक्विजिशन जो है वो किया जाता है। लाइक कभी सुना होगा कि अलीबाबा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है चाइना का। अलीबाबा ने, और बेसिकली वो वर्ल्ड में भी ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने इंडिया में 25% स्टेक जो है वो किसका लिया है, पेटीएम का लिया है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने वो स्टेक लिया। या आपने कभी सुना होगा कि सत्यम कंपनी थी, तो अराउंड एक स्कैम हुआ था 2011 या 12 के पास। तो उसमें एक ऑडिटर थे राजू रामलिंगम, तो वो स्कैम हुआ था, ऑडिटर्स के थ्रू ही किया गया था। तो बाद में अब उस कंपनी की ऑब्वियस सी बात है, वो कंपनी एक टेक कंपनी थी, सॉफ्टवेयर्स बनाने वाली कंपनी। तो अब क्या हुआ, एक रेपुटेशन गिरी, बट उसमें क्या है, आपका प्रॉपर इन्वेस्टर्स भी हैं, तो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, और इतने सालों से फंक्शनिंग कर रही है, लेकिन वहाँ पर अब एक नेगेटिव मार्क लग गया, तो वो ऑपरेट कैसे करे। तो उस टाइम पर महिंद्रा ने देखा कि अगर मैं इसे एक्वायर कर लूँ तो मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। एक्सपर्टीज़ है वहाँ पर, हाईटेक स्टाफ है, तो मुझे काफ़ी, और मैं एक नई फील्ड में भी क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कैप्चर कर सकता हूँ। तो महिंद्रा ने उससे 2012 या 13 में टेक ओवर कर लिया। बीच में फ्लिपकार्ट का भी एक स्टेक होल्डिंग थी, वो किसी कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट, उसने टेक ओवर की। टेस्ला मोटर्स किसी ने एक्वायर किया था, एलन मस्क ने एक्वायर किया था। तो जो बेसिकली कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी एक्वायर होकर नई कंपनी बन रही है, तो उस केस में क्या होता है, वो क्यों करती है ऐसा, कोई ना कोई पीछे रीज़न होता है। अगर हम बात करें कि उसे बड़ा एरिया कैप्चर करना है, वो जिस स्तर पर पहले काम कर रही थी वो इतना बेटर क्या है एक्सपेंशन नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम कॉन्स्टेंट, तो मिलकर या एक नई फॉर्मेशन में आकर
कहते हैं ना कि अगर मुट्ठी जो कहते हैं मुट्ठी इकट्ठी हो, सारी ऊँगलियाँ इकट्ठी में एक मुट्ठी बन जाती हैं तो ताकत आ जाती है। तो बेटर है कि दो मिलकर या जितने भी हैं वो मिलकर क्या है एक काम करें और कंपटीशन को भी बाहर करती हैं। ऑब्वियसली बात है ना, दो हाईटेक अगर मिलती हैं, बेटर जो लेवल पर काम कर रही हैं, अपना सारे रिसोर्सेज को जोड़ देती हैं, चाहे वो आपके इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, उनको जोड़कर तो क्या है वो बहुत बड़ा एरिया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी क्या है कैप्चर कर सकती हैं। बहुत सारे एग्जांपल जैसे देखेंगे। और भी रीज़न होता है इस चीज़ का रिकन्स्ट्रक्ट करने का या अमलगमेट होने का, कि कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करने के लिए वही बात है कि कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर जो कंपोजिशन होता है होल्डिंग का, उसमें कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है, कितना डिबेंचर्स है, तो वो क्या है एक नॉर्मल लेवल के ऊपर नहीं होता। तो ज़रूरत पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उसको क्या किया जा सके कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो उसमें आपको रिसोर्सेज भी बढ़ाने हैं। अब बढ़ाने हैं तो आप किसी के साथ, कंपनी के साथ मिल गए, एक नई कंपनी बना दी, तो क्या होगा, क्योंकि हमारी कंपनी के पास पुराने स्टेक होल्डर्स भी जा रहे हैं, होल्डिंग उनकी उतनी रहेगी, इंटरेस्ट उतना रहेगा, बट क्या है कि कंपोजिशन कई बार एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है कैपिटल का वो क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है और रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। या कई बार क्या होता है कि क्रेडिटर्स जो हैं उनको कंपाउंड करने के लिए मींस, क्योंकि उनका एक इंटरेस्ट होता है बहुत, और सबसे बड़ी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, तो उनको प्रायोरिटी होती है कि उनको पेमेंट जो है वो पहले मिलेगी। तो अब ऐसे कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आ गए या ऐसी कोई सिचुएशन है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो पाए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, और बेटर है कि उनको अगर जो है अगर मेंटेन करके रखना है तो उन्हें क्या किया जाए, अगर आप दूसरी कंपनी के साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन में भी क्या है चेंज आता है। तो इतना क्लियर हुआ कि रिकन्स्ट्रक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या होगा कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर नई कंपनी बनेगी और जो पहले एग्जिस्टिंग कंपनी में शेयर होल्डर्स थे उनका इंटरेस्ट या जो भी पार्टीज इन्वॉल्व थी उनका इंटरेस्ट जो है वो नई कंपनी में जाकर भी क्या है सेम रहेगा। ये प्रोसेस भी बता रखी है कि किस तरह से रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो होता है। कि पहले क्या होता है, इन कॉर्पोरेशन पर्पस के लिए एग्जिस्टिंग कंपनी की अंडरटेकिंग को क्या है, जो भी बिज़नेस है, जब नई कंपनी बन रही है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी की जितना बिज़नेस है वो क्या है ट्रांसफ़र किया जाएगा नई कंपनी के नाम पर। और ध्यान रखना सेम बिज़नेस सेम पर्सन्स कैरी करेंगे। नई कंपनी में ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को आने पर शेयर्स अलॉट किए जाएंगे ताकि उनके राइट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो हम वही कर चुके कि सब पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट है जो एग्जिस्टिंग कंपनी में है वो क्या रहेगा, वो नई कंपनी बनने पर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंपनी जो है वो नई बन जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो गया या नाम चेंज हो गया, नई के साथ जुड़कर काम वही रहेगा, इंटरेस्ट सबका वही फुलफिल होता रहेगा। अब कर रहे हैं अमलगमेशन। अब अमलगमेशन क्या है, ब्लेंडिंग अलॉन्ग टू फॉर्मेशन। अब इसमें क्या था कि एग्जिस्टिंग को टेक ओवर किया जा रहा था और एक नई बनाई जा रही थी। अमलगमेशन मतलब मर्ज करना, ठीक है, बना देना, दो या दो से ज़्यादा कंपनी क्या है मिलती हैं और एक थर्ड कंपनी बनती है। ये क्या है, ब्लेंडिंग, मतलब ब्लेंड हो जाती है, एक अलग तरह की फॉर्मेशन क्रिएट होती है। तो बेसिकली ये दोनों एक तरह से है क्या, हम कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, चीज़ें वही रहेंगी, पार्टीज़ का इंटरेस्ट वही रहेगा, होल्डिंग वैसे ही रहेगी, फंक्शनिंग वैसे ही करेंगी, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से या एक्सपेंशन करने की वजह से या इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करने की वजह से, कंपटीशन को हटाने की वजह से, बर्खास्त करने की वजह से, मतलब मार्केट से ख़त्म हो जाए, और लीड लेने के लिए क्या किए जाते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं,
जुड़कर एक बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक अमलगमेटिंग कंपनी होगी, एक जो क्या है जिन्हें जोड़ा गया है, और जो जुड़कर बनी है वो क्या होगी, अमलगमेटेड कंपनी होगी। अब इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब अमलगमेशन होगा ईदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग टू न्यू कंपनी। वही जो अमलगमेशन होगा वो क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा जो भी आपकी कंपनीज़ हैं उनके बिज़नेस को क्या किया जाएगा, जो अंडरटेकिंग एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा नई कंपनी में, या ट्रांसफ़र और वन और मोर कंपनी टू, या क्या किया जाएगा, एग्जिस्टिंग में दो कंपनीज़ को किसी और पहले से जो एग्जिस्ट है उसके अंदर क्या है उसकी अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि एग्जिस्टिंग की अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र की जाए नई कंपनी में, या किसी एग्जिस्टिंग जो है ऑलरेडी उसके अंदर किन्हीं एक या जो दो हैं उनकी क्या है, जो दो हैं उनकी होल्डिंग जो है, उनकी अंडरटेकिंग क्या है, बिज़नेस जो है सारा वो ट्रांसफ़र किया जाए किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में। इतना क्लियर हुआ। पर्पस के बारे में हम पढ़ ही चुके थे कि ये क्यों किया जा रहा है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंजॉय करने के लिए, कि जब आप बड़े लेवल के ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अकेले नहीं टिक सकते, क्योंकि आपके क्या रहेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, कुछ खामियां इन द सेंस कि कहीं ना कहीं कमी पेशी है आपके फाइनेंस में या टेक्निकल एक्सपर्टाइज में, तो या आपकी लीडरशिप जो हैं, स्किल्स हैं, आपकी कंपनी के पास जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो कोई ना कोई कमी की वजह से आप उस बड़े लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या है, आप रीऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, समझे। अब पर्पस क्या होता है, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करना, एलिमिनेट करना कंपटीशन को एज दे स्ट्रेंथ देयर पावर्स एंड एबल टू कैप्चर ह्यूज मार्केट एरिया। वही बात हुई थी कि कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है, आप रिकन्स्ट्रक्शन या अमलगमेशन करते हैं ताकि इकट्ठे जुड़ गए, कंपटीशन रहा ही नहीं, हाथ ही मिला दो प्रतिस्पर्धी से तो क्या होगा, किसी को रहने ही नहीं दोगे, तो एक नया पूरा बड़ा मार्केट एरिया कैप्चर कर लोगे। जिसके जैसे कभी आपने सुना होगा, मतलब ये तो खैर अमलगमेशन की बात है कि आपने फॉर्मेशन ही चेंज कर दिया। कभी हमने इकोनॉमिक्स में कार्टल्स वगैरह पढ़े तो वो तो एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए, या हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि एक मार्केट में लीडर बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो सब चलेंगे ताकि कंपटीशन हट जाए। यार वो कोई सिर्फ एक डिसीजन था, तो चीज़ें होती हैं। डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन हमने बात की थी कि अगर बढ़ाना है मार्केट एरिया, विस्तृत करना है, तो उस केस में भी क्या करेंगे, आप अमलगमेशन करेंगे। लीगल प्रोविजन विद कंटेक्स्ट टू रिकन्स्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन। अब या जब एक कंपनी को एक्वायर करके नई बन रही है या नई कंपनी में वो जा रही है, या दो जुड़कर तीसरी बन रही है, मतलब अमलगमेट हो रही है, तो कुछ क्या है आपके प्रावधान हैं कि जब अगर ऐसा किया जाएगा, ये स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो वो किस तरह से होगा। कहते हैं पहला, बाय ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग। पहला मेथड क्या कहता है कि बिजनेस जो है टोटल वो क्या है, ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 232। जब ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आती है कि ऐसा, हाँ, ये जो कंपनी बोलती है कि भाई हमें क्या है, मर्ज होना है और ये तीसरी कंपनी बनानी है, या कोई कहती है कि मुझे उस एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर करना है, तो ये एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास जाती है और वो क्या है, ऐसे अरेंजमेंट या जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इनके बीच में, वो ये करता है। अब ये एप्लीकेशन मिलेगी तो वो क्या करेगा, जो भी पार्ट और या क्या कह सकते हैं पूरी भी जितनी भी अंडरटेकिंग थी, मतलब प्रॉपर्टी, एसेट्स, लायबिलिटीज़ पर्टिकुलर कंपनी की जो भी इस स्कीम के अंडर आती हैं,
उनकी सारी अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अनदर कंपनी। क्लियर? अब दो चीज़ें ध्यान से पढ़ना कि एक होगा ट्रांसफरर, एक होगा ट्रांसफरी। जिसकी कंपनी की बिजनेस असेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी जा रही है नई कंपनी में, वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? ट्रांसफरर कंपनी कहलाएगी। जो कंपनी जा रही है, बन रही है या अमलगमेट हो रही है और तीसरी कंपनी बन रही है या उसे एक्वायर किया जा रहा है, और जो बनी, ठीक है, नई कंपनी जहाँ पर होल्डिंग आई, बिजनेस आया, वो क्या कहलाएगी? ट्रांसफरी कराएगी। अब ध्यान रखना, आगे जो नोट्स बना रखे हैं तो वहाँ पर कई जगह मैंने TOR यूज़ कर रखा है ट्रांसफरर के लिए, TEE यूज़ कर रखा है, सर्कल लगाकर ट्रांसफरी के लिए। अब देखो, अब ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा, वो कहता है कि ट्रांसफरर कंपनी की जो भी अंडरटेकिंग है, प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज़ क्या है, वो ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ट्रांसफरर कंपनी की जितना भी बिजनेस है वो सारा क्या है, वो कुछ भी होगा उसमें, जो भी एसेट्स, प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज़, दायित्व होंगे, चाहे पूंजी, ये सब जो है वो ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये ऑर्डर करेगा ट्रिब्यूनल। ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा अलॉटमेंट, अब जब ट्रांसफरर कंपनी की सारी अंडरटेकिंग ट्रांसफरी कंपनी के पास जा रही है, और हमने बोला था कि ट्रांसफरर कंपनी के जो भी पार्टीज़ इंटरेस्टेड होंगी, सेम वो पार्टीज़ ट्रांसफरी कंपनी जब नई बन रही है उसके अंदर जाएंगी, सेम इंटरेस्ट होगा। तो जो भी ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या करेगी? अलॉटमेंट करेगी कंपनी के इंटरेस्ट में, किसका? शेयर्स का, डिवेंचर्स का, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिसीज़ का। अब देखो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देती है, और अलॉटमेंट का भी ऑर्डर दिया कि ट्रांसफरी कंपनी आप अलॉट करो, आपके पास जब मर्जर हो चुका है, एमलगमेशन हो चुका है, तब आप अलॉट करो, नए जो आपके होल्डर्स आए हैं, शेयर होल्डर्स आए हैं, उनको उतना ही क्या है, जितना उनके अधिकार था एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, उन्हें प्रोवाइड किया जाए उतनी होल्डिंग। ट्रिब्यूनल चाहे तो बिना ट्रांसफर कंपनी को वाइंड अप किए डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि अमलगमेट हो रहे हैं। तो बिना वाइंड अप किए भी क्या कहते हैं, हम कह देती है कि क्या है आपका, अब इसे कंसीडर किया जाए कि ये है डिज़ोल्व हो चुकी है। तो जो भी लिक्विडेटर होंगे, आएंगे, वो क्या करेंगे, उसको सारा अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंटिंग वर्क करेंगे कि कितना जो है वो ट्रांसफरी कंपनी के पास जा रहा है। ट्रिब्यूनल के पास ये राइट है कि वो ऑर्डर दे सकती है कि अगर मान लो ट्रांसफरी कंपनी के अगेंस्ट या ट्रांसफरर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी क्या है प्रोसीडिंग्स है, या कोई भी मतलब लीगल सूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो वो क्या है, अपना फॉर्मेशन चेंज हो गया है, मतलब इसके अंदर नई बन गई है, या इसका कोई पेंडिंग्स था तो ये जा चुके, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कहेंगे हाँ अपनी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपका क्या है, अब हमने ये अरेंजमेंट तो कर ही दिया है, अब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो जो भी आपके लीगल फाइट्स थी यहीं पर भी वो आप कहे कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना करता है, हमने कहा था ना कुछ असेंटमेंट होती हैं, कुछ डिसेंटमेंट होती हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई हम अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हम अमलगमेशन के हक़ में नहीं हैं। उस केस में ट्रिब्यूनल क्या है, प्रोविज़न बना सकता है किन के रिगार्डिंग, अगर जो वो पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर रहे हैं, यानी डिसेंटेड पर्सन्स के लिए। ट्रिब्यूनल के पास ये राइट है कि सपोज़ जो भी रिकन्स्ट्रक्शन या अमलगमेशन हुआ है, वो जो भी उनको अमलगमेशन या रिकन्स्ट्रक्शन को
थीम को कहते हैं ना एक फलीभूत करने के लिए, ठीक है, वो एक रिजल्टेंट हो, उसका वो प्रॉपर हो जाए, ये सारी कार्रवाई के लिए जिस भी तरह का जो भी मैटर कंसर्न होगा और वो मैटर किसी भी फॉर्म में हो, वो क्या है उसके लिए परमिशन देती है कि हाँ आप इस मैटर को कंटिन्यू कर सकते हैं और ये उस अमलगमेशन के लिए या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है। अब ऑफिशियल रिपोर्ट्स, क्योंकि जो भी अमलगमेशन या रिकन्स्ट्रक्शन का काम देख रहा है वो ट्रिब्यूनल देख रही है, तो जो रजिस्ट्रार से वो एक रिपोर्ट लेती है क्या कि जो भी अमलगमेशन हो रहा है जिस भी कंपनी का और नई बन रही है या तीसरी 2 बनला के तीसरी बन रही है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार उन्हें बताता है एक प्रॉपर चेकिंग करके कि अगर ये अरेंजमेंट की डिमांड की गई, क्योंकि एप्लीकेशन गई थी ना ट्रिब्यूनल के पास, तो अरेंजमेंट की अगर ये डिमांड की गई है तो वो देखेगा कि क्या जो कंपनी है वो सही तरीके से, मतलब पक्षपातपूर्ण तरीके से तो कंडक्ट नहीं कर रही थी ना। तो वाइंड अप करने से पहले कि अगर कंपनी वाइंड अप हो चुकी है और अमलगमेट होना है उनका, तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती उसकी कंडक्ट के बारे में कि वो क्या था, सही मैनर से था या नहीं था, तब तक क्या है ट्रिब्यूनल जो है वो सैंक्शन नहीं कर सकता अमलगमेशन का। अगर रजिस्ट्रार ये रिपोर्ट में देता है कि भाई ऐसा कंडक्ट था जिसकी वजह से किसी जो एग्जिस्टिंग कंपनी थे उसके मेंबर्स का या जो भी पब्लिक इंटरेस्ट था वो हिंडर हुआ है, तो उस केस में अमलगमेशन का क्या है वो ऑर्डर नहीं देगा ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो वहाँ से रजिस्ट्रार के पास से ट्रिब्यूनल के पास एक पॉजिटिव रिपोर्ट आनी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये कंडक्ट सही था तो ही वो क्या करेंगे कि अमलगमेशन भी होना है, तो उसका भी वो अमलगमेशन भी एक पॉजिटिव पर्पस को ध्यान में रख कर ही है, तो उस केस में वो ऐसी कंपनीज को तो नहीं ले सकती ना जहाँ पर एक पहले से ही जो कंपनी अफेयर्स चल रहे हैं वो बहुत ही पार्शियल फॉर्म में चल रहे हैं। और एक ऐसी सेम रिपोर्ट जो रजिस्ट्रार ने दी अमलगमेशन होने से पहले, ऐसी सेम रिपोर्ट लिक्विडेटर भी देगा। अगर ट्रांसफरर कंपनी का कोई ऑर्डर डिसोल्यूशन का पास करना है तो वो क्या है लिक्विडेटर भी वो रिपोर्ट देगा, नहीं तो सिर्फ रजिस्ट्रार की रिपोर्ट ही क्या है सफिशेंट है। नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे कि अब जो ट्रिब्यूनल है वो काम तो किसके बिहाफ पर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही कर रही है। तो जो भी ट्रिब्यूनल के पास अमलगमेशन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन आई है तो वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देगी कि भाई ये एप्लीकेशन आई है, इनकी डिमांड है कि हमें क्या है जोड़ा जाए इस पर्पस के लिए। वो पर्पस तो क्या नहीं बताया जाता, सिर्फ वो डिमांड करते हैं कि हाँ अमलगमेट किया जाए। और फिर ट्रिब्यूनल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसीडरेशन के ऊपर उसके कहे अनुसार वो ऑर्डर पास करने से पहले अमलगमेटिंग जो कंपनी है उनके रिगार्डिंग ऑर्डर पास करने से पहले उन्हें एक कंसर्न पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन का मौका देगी जो अमलगमेट होना चाहती हैं। अब जब ट्रिब्यूनल ने सारी कार्रवाई कर ली और उसने क्या किया, वो अरेंजमेंट को भी सैंक्शन कर दिया, अमलगमेट कर दिया या रिकन्स्ट्रक्शन कर दिया, तो क्या किया जाएगा, तो जो भी कंपनी जिसका अमलगमेशन हुआ है के रिगार्डिंग एक ऑर्डर पास किया जाएगा और वो जो कॉपीज जो सर्टिफाइड होगी, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है, सर्टिफाइड कॉपी क्या है रजिस्ट्रार के पास 30 डेज़ में भेजी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, तभी इनकॉर्पोरेशन होगा। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए वो ट्रिब्यूनल की कॉपी जो है सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजी जाती है तो मतलब डिफ़ॉल्ट हुआ, अगर वो नहीं भेजी जाती है तो 1 लाख पेनल्टी लगेगी जो बढ़कर 25 लाख हो सकती है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं ट्रांसफरी या ट्रांसफरर कंपनी के, हर एक को 1 साल की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख का फ़ाइन
जो क्या है मैक्सिमम 3 लाख हो सकता है, या दोनों सज़ा और पेनल्टी दोनों भी क्या है चार्ज की जा सकती है। अब पहला तरीका तो क्या था, प्रोविज़न के में पहला प्रावधान, 2 प्रावधान बनाए थे हमने बताए थे कि अगर रिकंस्ट्रक्शन या अमलगमेशन चाह रही है कोई कंपनी तो उन्हें ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। मतलब अब ट्रिब्यूनल के थ्रू क्या कर रहे थे, के पास जा रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे अंडरटेकिंग, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफरी कंपनी को। अब सेकंड लीगल प्रोविज़न क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है अगर अमलगमेट करना चाहती हैं कंपनीज या रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं, तो उस केस में सेकंड मेथड क्या है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स अमलगमेटेड एंड रिकंस्ट्रक्शन डन। पहले ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन भेजी जाती थी, फिर वो सारा क्या करता था, चेक करता था, रजिस्ट्रार को बोलता था चेक करो कंडक्ट प्रॉपर है या नहीं है। उस केस में फिर वो फर्दर क्या था, इशू करता था ऑर्डर्स कि हाँ अब क्या किया जाएगा, अमलगमेशन किया जाएगा। फिर वो ट्रांसफरी को ऑर्डर देता था कि आप क्या करो, कॉपी भेजी जाती थी। फिर जब अमलगमेट हो गई तो हमें देखना पड़ता था कि जो भी होल्डिंग थी एग्जिस्टिंग होल्डर्स की, वो उन्हें ट्रांसफरी कंपनी जो है वो उतनी दे, तो ये ट्रिब्यूनल करता था, उन्हें अप्लाई किया जाता था। अब ये तरीका क्या है कि जो ट्रांसफरी कंपनी ऑफ़र देती है ट्रांसफरर कंपनी को कि क्या वो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स जो हैं वो परचेज़ कर ले। अगर कंसेंट है, मतलब अगर ट्रांसफरर कंपनी मान लेती है कि हाँ ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, तो ओके, ठीक है, अगर मान लेती है। लेकिन अगर जो एक्सेप्टेंस ट्रांसफरी कंपनी द्वारा हुई बट वो स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स द्वारा हुई, मीन्स कुछ ना कुछ का क्या है, डिसेंटमेंट है, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं हम अमलगमेट नहीं करना चाहते, और ट्रांसफरी कंपनी क्या चाहती है कि मैं इस कंपनी के जो है वो शेयर्स परचेज़ करना चाहती हूँ और मैं इसे मिलाना चाहती हूँ कैसे भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो प्रोसीजर एक किया जाएगा कि जो भी मना कर रहे हैं, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर जो मना कर रहे हैं, डिसेंटमेंट है जिनका, उनके शेयर्स को खरीदने की कार्रवाई करने की योजना बनाई जाएगी, क्योंकि जिनको एग्री थे वो तो ओके, दैट इज़ ओके।